महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम हो रहा है। हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बावजूद इसके लोग बिना मास्क लगाए बेफिक्र होकर घूमते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले अब डराने लगे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाहियां भी सामने आई है। जिस तरह से लोग बर्ताव कर रहे हैं, लगता है जैसे कोरोना खत्म हो गया हो। तस्वीरें मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर की हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 15,817 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 6 महीने में एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लग चुका है, तो कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है। ऐसे में अगर मुंबई में भी हालात बिगड़े तो संभव है कि मुंबई में भी लॉकडाउन लग सकता है। मुंबई में भी स्थिति अभी थोड़ी सी खराब हो रही है, जिसको नहीं बोल सकते। तो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि हमें भी फिर कोई कड़क कदम जो है मुंबई शहर के लिए भी उठाना पड़े। दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 400 से ज्यादा केस सामने आए हैं। ऐसे में अगर हालात बिगड़े तो दिल्ली में सख्ती और बढ़ सकती है। मैं स्थिति पे नजर रखे हुए हूँ। अभी कोई घबराने की बात नहीं है। डेथ्स अभी भी कंट्रोल में है। जल्दी जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, बिकॉज अब इसका समाधान तो वैक्सीनेशन ही है। जब भी कोई भी जरूरत होगी हम सारे कदम उठाएं। देश में बढ़ते कोरोना केस के बाद सख्ती शुरू हो गई है। डीजीसीए ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। मास्क नहीं पहनने पर फ्लाइट में एंट्री नहीं मिलेगी। बार नियम तोड़ने पर बैन भी लग सकता है, तो गलत तरीके से मास्क पहनने पर भी फ्लाइट में एंट्री नहीं मिलेगी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,800 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसलिए डीजीसीए ने ये निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, कोई भी हवाई यात्री अगर हवाई अड्डे पर या फिर हवाई यात्रा करते समय अपना मास्क नहीं ढंग से पहनेगा तो उसको डिबोर्ड कर दिया जाएगा। ऐसे में हालात और ज्यादा ना बिगड़े, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। सदन से लेकर सड़क तक आरजेडी नीतीश कुमार पर हमलावर है। खुद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने विधायकों और नेताओं के साथ सड़क पर उतर गए। आरजेडी ने आरोप लगाया कि जिस स्कूल में शराब मिली वो नीतीश कुमार के मंत्री रामसूरत राय का है। मांग है कि अपराधी सत्ता चला रहे हैं, बेईमानों को दंडित करो। मंत्री बंगाल की सियासी शराब बिकराने का काम कर रहा है, सबूत पेश नहीं करने दिया जा रहा है, तानाशाही चला रहे विधानसभा में। इस मुद्दे पर आरजेडी ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला। बिहार विधानसभा के भीतर जमकर हंगामा हुआ तो राजभवन के ठीक बाहर तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों और नेताओं के साथ धरना भी दिया। तेजस्वी यादव यहाँ धरने पे बैठ गए हैं मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर। तो सरकार के लिए रामसूरत राय फिलहाल एक परेशानी का सबब, क्योंकि मंत्री कह रहे हैं कि मैं सफाई दूंगा, मैं सफाई बार दे रहा हूँ, मेरा उस विद्यालय से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है कि वो विद्यालय रामसूरत राय का है, उनके पिता के नाम पर वो विद्यालय रखा गया है, उनके भाई उसके संचालक हैं, मंत्री जी खुद वहाँ पर उसके संस्थापक हैं। ऐसे में जब व्यवस्थापक संस्थापक सब कुछ मंत्री जी से जुड़े हुए, तो फिर मंत्री जी का विद्यालय से कैसे लेना देना नहीं। और सरकार कह रही है कि मंत्री जवाब देने को तैयार, फिर विपक्ष क्यों कर रहा है हंगामा। फिलहाल सदन से सड़क पर पहुंची है मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर बिहार की राजनीति। तेजस्वी शराब के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, तो नीतीश के मंत्री भी तेजस्वी पर पलटवार कर रहे हैं। अब हर तेजस्वी जी को लगता है हर चीज में अपनी तरह से उन बातों को पुटअप करते हैं, रखते हैं। तो ओपोजिशन है, उनसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना कि उस सरकार के जो अच्छी चीजें हों उनका प्रचार प्रसार करेंगे। बिहार में शराबबंदी लागू है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में अवैध शराब मिली है, जिसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बंगाल के सियासी दंगल में एक और किरदार की एंट्री हो चुकी है, और ये किरदार हैं किसान नेता राकेश टिकैत। कैसा रहा रेस्पॉन्स, कैसा लगा? यार ठीक है, लोगों को समझाना पड़ेगा। भाषा का थोड़ा सा वो है, भाव एक ही है, भाषा अलग अलग हो सके, भाव एक ही है। किसान है, जब इनकी जेब में पैसे जाएंगे जाते हैं तो सब समझ जाएंगे।
अब तक किसान नेता राकेश टिकैत की महापंचायत हरियाणा, पंजाब, पश्चिम यूपी और राजस्थान तक सीमित रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में महापंचायत के जरिए राकेश टिकैत दिल्ली को संदेश दे रहे हैं। इसने दिल्ली में इनकी सरकार है, वहाँ पे 5 लाख आदमी से ज्यादा दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये बात नहीं मान रहे और आपको बंगाल को भी बेचेंगे ये कहा हमने। और अब तो चुनाव है, अब तो कुछ नहीं भाई, जिसकी सरकार बन जाएगी अगर वो काम ठीक नहीं करेगा तो नई पॉलिसी बनवाओगे, यहाँ सरकार किसी की बन जाओ, आंदोलन होगा। किसानों ने महापंचायत के लिए सिंगूर और नंदीग्राम जैसे इलाकों को चुना है। ये इलाके बंगाल में किसान आंदोलन के केंद्र में रहे हैं। राकेश टिकैत की किसान महापंचायत की तस्वीरें हैं। इस महापंचायत के जरिए किसानों ने दिल्ली को सियासी संदेश दे दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा का मिशन पूरे बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करना है। 1 महीने के दौरान किसान नेता पूरे बंगाल में घूमेंगे। हालांकि बीजेपी बंगाल में किसान महापंचायत से जरा भी फिक्रमंद नहीं है। वो कहीं भी जाएं, बंगाल के किसान मोदी जी के साथ हैं। बंगाल तो पहले बंगाल के किसान उनको पूछेंगे कि देश भर के 11.5 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिली, बंगाल के एक किसान को भी नहीं मिला है। उसके लिए टिकैत जी ने क्या किया है? कभी दीदी को पूछा कि क्यों नहीं गरीब किसान को इस सुविधा से वंचित क्यों कर रहे हैं? चुनावी वक्त में किसान नेताओं का बंगाल जाना सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना है। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर बंगाल की सियासी हवा कितनी बदलती है, ये चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। बंगाल चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कमेटी में मौजूद तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सीईसी में बंगाल चुनाव के लिए बची हुई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। अब जल्द ही नई लिस्ट जारी हो सकती है। इस बीच ममता बनर्जी की चोट पर सवाल और सस्पेंस जारी है। चुनाव आयोग बंगाल के मुख्य सचिव की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। आयोग ने एक और रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने पूछा है कि कार का गेट कैसे बंद हुआ, कार के गेट को धक्का किसने दिया। जो रिपोर्ट मुख्य सचिव ने सौंपी थी उसमें न हमले का जिक्र था न हादसे का। हाँ, सड़क पर पिलर से कार की टक्कर की बात थी। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, गाड़ी टकरा गया खंभे में और वो भी स्टांट करते समय, उसमें कॉन्स्पिरेसी क्या है नहीं मालूम है। हम तो पहले दिन ही डिमांड किया था कि चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी का मामला तो उसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, अगर चोट लगी तो उसका ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेकिन वो तो राजनीति चाहते, वो डिमांड नहीं कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो। उन्हें लोगों को सिंपैथी क्रिएट करके भाजपा को और चुनाव कमीशन को पार्टी बना करके उसके अगेंस्ट भी लड़ाई करके माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रवार शाम कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से डिस्चार्ज हुई ममता बनर्जी सोमवार से चुनाव प्रचार शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ममता व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार करेंगी। वहीं टीएमसी कल अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। जिन वैल्यूज को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य खतरे में है और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। 3 साल पहले सियासत से खुद को अलग करने वाले यशवंत सिन्हा एक बार फिर सियासी संग्राम में ताल ठोकते हुए नजर आए। कभी बीजेपी का झंडा थामकर चलने वाले यशवंत सिन्हा अब ममता बनर्जी के खेमे में पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोलकाता में टीएमसी भवन पहुंचकर उन्होंने टीएमसी की सदस्यता ली। किस बीजेपी में था? अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी में था। इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस आज एक बहुत ही भयानक संघर्ष में है बंगाल में बीजेपी के साथ। यशवंत सिन्हा 1984 में राजनीति में आए। 1990 में वे चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री बने। इसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने वाली सरकार में भी वित्त मंत्री बने। 1999 में फिर से वाजपेयी सरकार में उन्हें वित्त मंत्रालय मिला। अब यशवंत सिन्हा दीदी के साथ हैं। ऐसे में देखना है कि बंगाल में यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी के लिए क्या कमाल कर पाते हैं। भीषण आग की लपटें
दहशत पैदा कर रही हैं। रेलवे ट्रैक पर आग का कोहराम डराने वाला है। जलती हुई ट्रेन से उठ रहे शोले ये बताने के लिए काफी हैं कि यहां कितना बड़ा हादसा हुआ है। बीच जंगल ट्रैक पर चल रही ट्रेन का मंजर किसी को भी खौफ में भर दे। आग की ये तस्वीरें हैं दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस की। रेलवे सूत्रों के मुताबिक 02017 अप दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही रायवाला स्टेशन से आगे बढ़ी तभी इसके C5 कोच में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा कोच आग की चपेट में आ गया। हालांकि ट्रेन स्टाफ ने वक्त न गवाते हुए ट्रेन को कांसरो स्टेशन पर रोक दिया और कोच में सवार सभी 35 सवारियों को सुरक्षित उतार लिया। रेलवे स्टाफ ने हादसे वाले कोच को ट्रेन से अलग कर दूसरे कोच को सुरक्षित बचा लिया और ट्रेन को देहरादून के लिए रवाना कर दिया गया। इससे पहले देहरादून से पेट्रोलिंग स्टाफ को मौके पर भेजा गया। वहीं जंगली रास्ता होने की वजह से फायर ब्रिगेड को भेजने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब रेलवे प्रशासन हादसे की वजहों की जांच में लगा है। कुछ इस तरह जिंदगी पर गिरी बिजली और सब कुछ हो गया स्वाहा। बेमौसम बरसात और पेड़ के नीचे खड़े ये 4 लोग। पेड़ के नीचे खड़े इन 4 लोगों को गौर से देखिए। बारिश से बचने के लिए इन्होंने पेड़ का सहारा लिया, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अगले पल इनके साथ क्या होने वाला है। चंद सेकंड में बिजली गिरती है और चारों जमीन पर गिर जाते हैं। एक बार फिर देखिए ये चारों कैसे आराम से खड़े हैं। इन्हें आने वाले खतरे का जरा भी एहसास नहीं, लेकिन महज 5 सेकंड में इनका सामना काल से हो जाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और चारों जमीन पर गिर गए। अब आपको तफसील से पूरी घटना बताते हैं। ये वीडियो गुरुग्राम स्थित सेक्टर 82 में वाटिका के सिग्नेचर विला का है। शुक्रवार की शाम हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वहां काम कर रहे 4 माली बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी पेड़ पर आसमानी बिजली गिरी और ये हादसा हो गया। वीडियो में 4 में से 3 लोग एक साथ जमीन पर गिरते नजर आ रहे हैं, जबकि चौथा कुछ देर बाद जमीन पर गिरता दिख रहा है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। यानी बारिश से बचने के लिए जिस पेड़ के पास इन लोगों ने शरण ली वही इनके लिए काल बन गया। दिल्ली की सड़कों पर हुए गैंगवार की ये तस्वीरें पुरानी जरूर हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की कहानी बेहद खौफनाक है। 22 अक्टूबर 2020 की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शूटर दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर देता है। वारदात करने के बाद पीली टी शर्ट वाले इस शूटर के चेहरे पर खौफ नहीं है। 2 बार गोली मारने के बाद शूटर मरे हुए शख्स की तस्वीर भी खींचता है। पुलिस के मुताबिक इस शूटर का नाम कमल है और जिस शख्स की हत्या हुई वो गैंगस्टर विकास मेहता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बक्करवाला इलाके में हुए एनकाउंटर में हत्या के आरोपी कमल को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल को वांटेड क्रिमिनल कमल गहलोत के बारे में मुखबिर से जानकारी मिली थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए बक्करवाला इलाके में जाल बिछाया। एनकाउंटर के दौरान आरोपी कमल के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कमल गहलोत पर गैंगस्टर विकास मेहता की हत्या का आरोप है। 22 अक्टूबर 2020 को उत्तम नगर में दिन दहाड़े गैंगस्टर विकास मेहता की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी पवन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल आरोपी पवन गहलोत अपने भाई प्रवीण उर्फ गोलू की हत्या के लिए विकास मेहता को दोषी मानता था। एनकाउंटर में घायल शूटर कमल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। फिलहाल स्पेशल सेल को कमल के ठीक होने का इंतजार है, जिसके बाद रिमांड में लेकर गैंगस्टर से पूछताछ हो सकती है, जिसमें दिल्ली के गैंगवार से जुड़ी कई परतें खुल सकती हैं। रफ्तार का ऐसा कहर कि एक एक करके 12 गाड़ियों को रौंदता हुआ निकल गया ट्रक। ये हादसा जम्मू की सब्जी मंडी का है। बताया जा रहा है
कि प्याज से लदे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए, जिसके चलते 12 गाड़ियां ट्रक की चपेट में आ गई। जम्मू की सब्जी मंडी में आज सुबह एक भीषण ट्रक हादसा हुआ है और इस ट्रक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। और आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक का ड्राइवर खिड़की से बाहर निकलकर लोगों को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाता रहा। बावजूद इसके इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। से एक गाड़ी आ रही थी, बहुत स्पीड से आ रही थी और ड्राइवर बाजे लगा रहा था, बचो 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 बचो। तो वो बचने के बावजूद देखा है कि जी 2 मौत हुई है, वो भी बंदे नठन लगे। अच्छा। तो वो दो थल्ले आ गए। कितनी गाड़ियां आगे गाड़ियां 5-6 थी उसके। अच्छा। और सारे इसके ऊपर चढ़ गए गाड़ियां? हाँ, गाड़ियां तोड़ता गया तो आगे चलता गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। धार्मिक कट्टरपन से जूझ रहा श्रीलंका अब बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। महिंदा राजपक्षे सरकार के एक मंत्री के मुताबिक श्रीलंका जल्द ही बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके अलावा 1000 इस्लामिक मदरसों को बंद किया जाएगा। श्रीलंका की कैबिनेट में बुर्के पर प्रतिबंध को लेकर बिल पेश किया गया है। अगर ये बिल कैबिनेट से पारित हो जाता है तो श्रीलंका की संसद इस पर कानून बना सकती है। श्रीलंका के अलावा भी दुनिया के कई देश बुर्के पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड ने भी जनमत संग्रह कर बुर्का पहनने पर बैन लगाया था, तो वहीं फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाई थी। डेनमार्क और बेल्जियम में भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा भी कई देश हैं जहां बुर्का पहनने को लेकर नियम बनाए गए हैं।